हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, चैप्टर नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 4 में मोनोपोली मार्केट में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग मोनोपोली में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉन्ग रन क्या है? नॉर्मल मार्केट की बात करें तो लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल मार्केट की बात करें तो लॉन्ग रन इज ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, लॉन्ग रन में नए फॉर्म मार्केट में आ सकते हैं और पुराने फॉर्म मार्केट छोड़ के भी जा सकते हैं। लेकिन मोनोपोली मार्केट में, मोनोपोली में एंट्री एग्जिट रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमने क्या बताया था कि शॉर्ट रन में यदि किसी मोनोपोलिस्ट को लॉस हो रहा है तो लॉन्ग रन में वो मार्केट छोड़ के जाएगा, और लॉन्ग रन में मार्केट छोड़ के जाएगा मतलब लॉन्ग रन में लॉस नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट रन में यदि किसी मोनोपोलिस्ट को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो ही कैन कंटिन्यू अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन ऑल्सो, बिकॉज एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स इज रेस्ट्रिक्टेड। नए फॉर्म की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। इन मोनोपोली फॉर्म ऑफ मार्केट देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म। Therefore, a monopolist earning supernormal profit in short run can continue earning supernormal profits in long run also. In event of losses in short run, a monopolist will not continue in long run. Therefore, in long run, monopolist will earn supernormal profit. Long run में monopolist को क्या होगा? Supernormal profit होगा। सही है? तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है भाई? बताया हुआ है पीछे आपको, जब एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम हो। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सेम रहेगा। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं है। प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, आउटपुट। प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू और यही है डिमांड कर्व। इन दोनों के मिडिल में मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज कटिंग मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो एट पॉइंट ई। देयरफॉर पॉइंट ई विल बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस, पॉइंट ई को एक्सटेंड किया, एवरेज रेवेन्यू कर्व पे गए, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू। एवरेज रेवेन्यू कितना है? ए क्यू। अब क्या दिखा रहे हैं हम लोग? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग एवरेज रेवेन्यू कितना है? ए क्यू। एवरेज टोटल कॉस्ट कितना है? बी क्यू। तो ए बी पर यूनिट प्रॉफिट होगा। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? ए बी सी पी। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना होगा? ए बी सी पी। थोड़ा सा इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन से भी चीजों को रिलेट करेंगे।
corresponding to equilibrium point E, average revenue AQ is greater than average total cost BQ. Therefore, monopolist is earning AQ minus BQ equals to AB per unit profit and total profit equals to area of ABCP. अब क्या था, परफेक्ट कंपटीशन से जो रिलेट करेंगे, परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल पे फर्म ऑप्टिमम साइज की होती थी. मतलब परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कहां होता था, जब उसका एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है. एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम है. लेकिन एक मोनोपोलिस्ट के लिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पे एवरेज टोटल कॉस्ट मिनिमम होना जरूरी नहीं है. मोनोपोलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑफ ऑप्टिमम साइज. मोनोपोलिस्ट का ऑप्टिमम साइज का होना रिक्वायर्ड नहीं है. ए मोनोपोलिस्ट कैन वर्क एट एनी पॉइंट. ए मोनोपोलिस्ट कैन अटेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम at any point of its average total cost curve where its profit is maximum. एक मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है कहीं भी जहां पे उसका प्रॉफिट क्या है, मैक्सिमम है. Unlike perfect competition, where firms were required to be of optimum size at long run equilibrium level, a monopolist is not required to be of optimum level. लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल पे मोनोपोलिस्ट का ऑप्टिमम साइज का होना जरूरी नहीं है. चैट बॉक्स में कोई डाउट हो तो लिखेंगे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे. ए मोनोपोलिस्ट कैन अटेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एट एनी पॉइंट ऑफ हिज एवरेज टोटल कॉस्ट का वेयर इज प्रॉफिट इज मैक्सिमम. मोनोपोलिस्ट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के किसी भी पॉइंट पे जहां उसका प्रॉफिट मैक्सिमम है. नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली एक मोनोपोलिस्ट अपने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पोर्शन पे इक्विलिब्रियम में होता है. जब इक्विलिब्रियम में होता है तो क्या होता है, उसका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का फॉलिंग पोर्शन होता है. मतलब ऑप्टिमम पॉइंट के पहले ही इक्विलिब्रियम में होता है. जैसे मान लीजिए ऑप्टिमम कैपेसिटी है 100 यूनिट प्रोड्यूस करने की, तो मोनोपोलिस्ट 100 के पहले ही इक्विलिब्रियम में होता है. इससे क्या होता है, उसके प्रोडक्ट की मार्केट में स्केर्सिटी रहती है और जिसके कारण वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है. Normally, a monopolist does not work on full capacity of his plant. अपने प्लांट के फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करता. He produces less than his full capacity to create a scarcity in the market, to charge higher price and to earn higher profit. Clear है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, कीमत विभेद. जैसा देवता वैसी पूजा. जैसा कस्टमर वैसा प्राइस. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जैसा कस्टमर वैसा प्राइस. क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ सिचुएशन where monopolist charges different prices from different customers for the reasons not associated with cost. Price discrimination is a situation where monopolist charges different prices from different customers for the reasons not associated with cost. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिचुएशन है जिसमें मोनोपोलिस्ट अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है
फॉर द रीजन्स नॉट एसोसिएटेड विथ कॉस्ट। कॉस्ट उसका रीजन नहीं है। अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करने का रीजन कॉस्ट नहीं है। मान लीजिए मैं मोनोपोलिस्ट हूं और मैं अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूं, लेकिन मैं तो सिंगल हूं ना, प्रोडक्ट तो मेरे यहां बन रहा है, वही प्रोडक्ट अलग अलग मार्केट में क्या हो रहा है, बिक रहा है। सही है। Price discrimination is a situation where a monopolist charges different prices from different buyers for each product for the reasons not associated with cost. अलग अलग प्राइस चार्ज करने का रीजन कॉस्ट नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जैसा देवता वैसी पूजा, जैसा कस्टमर वैसा प्राइस। सही है। जैसा कस्टमर वैसा प्राइस, लेकिन हम अलग अलग कस्टमर से जो अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं उसका रीजन कॉस्ट का कम होना नहीं है। कॉस्ट सबके लिए सेम है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट एक है, फैक्ट्री उसकी एक है, प्रोडक्ट एक जगह बन रहा है और अलग अलग कस्टमर से उसी प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जब एक जगह बन रहा है तो कॉस्ट तो एक ही आएगा। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चार्जेज रिलेटिवली लोअर प्राइस फ्रॉम इंडियन रेलवेज फॉर इट्स स्टील एंड ए हायर प्राइस फ्रॉम अदर यूजर्स ऑफ इट्स स्टील। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टील के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। इंडियन रेलवे से नॉर्मली कम प्राइस चार्ज करता है और जो दूसरे यूजर्स हैं इसके स्टील के उससे ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, लेकिन कॉस्ट तो उसका दोनों का सेम ही आएगा बनाने का। इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज चार्ज अ रिलेटिवली लोअर प्राइस फॉर डोमेस्टिक यूजेज एंड ए रिलेटिवली हायर प्राइस फॉर कमर्शियल यूज। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कॉमर्शियल यूज के लिए कम प्राइस चार्ज करती है, ज्यादा प्राइस चार्ज करती है, डोमेस्टिक यूज के लिए कम प्राइस चार्ज करती है। रीजन क्या है? रीजन कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो एक ही जगह होगा। IRS इंस्टीट्यूट ऑफ राइजिंग स्टार्स चार्जेज अ रिलेटिवली लोअर फी फॉर intermediate course from its student to get advance registration for the course। जो बच्चे एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उनसे फी भी कम चार्ज होती है और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे ही रिजल्ट तक इंटरमीडिएट की क्लास उनकी चलती है। पास हो गए तो बैलेंस पैसे देने हैं और फेल हो गए तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट था फुल रिफंड। ध्यान दीजिएगा, क्या है? जो एडवांस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे ही फाउंडेशन एग्जाम के बाद अर्ली बर्ड बैच इंटरमीडिएट का स्टार्ट हो जाता है और रिजल्ट तक उसी अमाउंट पे पढ़ते हैं। बच्चा पास तो बैलेंस देगा, बच्चा फेल तो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया था वो वापस लेगा। लेकिन बाद में यदि स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसे ज्यादा फी देना पड़ता है। तो भाई क्लास तो एक ही जगह से हो रही है, कॉस्ट तो क्लास की सेम ही है, टीचर्स सेम ही है, मटेरियल सेम ही है, लेकिन जिसने पहले एडमिशन करवाया उसकी फी कम, जिसने बाद में एडमिशन करवाया उसकी फी ज्यादा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। अब क्या है, ऐसा नहीं कि आपका मन हुआ और आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस हैं जिनका सेटिस्फाई होना जरूरी है। यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। 4 कंडीशन है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कितने कंडीशन है? 4। इन चारों कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है।
क्या? Following are the conditions which are required for price discrimination to be successful. Seller must have some monopoly power. सेलर के पास मोनोपोली पावर होना चाहिए. अब आप जो प्रोडक्ट बेचते हो मार्केट में इजीली दूसरे भी बेच रहे हैं, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की सोचोगे, कम प्राइस चार्ज करोगे, वो बायर आएगा, जिससे ज्यादा मांगोगे थप्पड़ मार के जाएगा. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए मोनोपोली पावर का होना जरूरी है. दूसरा है, सेलर मस्ट बी इन पोजीशन टू डिवाइड इज टोटल मार्केट इनटू टू और मोर देन टू सब मार्केट. सेलर के लिए यह जरूरी है कि अपने टोटल मार्केट को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड करे. सेलर यदि मार्केट को दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा तो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है. तीसरा है, देयर मस्ट बी इफेक्टिव सेपरेशन ऑफ द मार्केट. मार्केट का इफेक्टिव सेपरेशन होना चाहिए. अब जैसे मान लीजिए मैंने अपने मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक मेरे राइट में, एक मेरे लेफ्ट में. राइट वाले से कम प्राइस चार्ज कर रहा हूं और लेफ्ट वाले से ज्यादा. अब राइट वाले ने क्या किया, कम प्राइस पे खरीदा और लेफ्ट में जाके वही बेचने लगे. जैसे मान लो सिंगल मोनोपोली प्राइस, यदि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं तो सिंगल मोनोपोली प्राइस है मान लो 30 रुपए. विदाउट डिस्क्रिमिनेशन प्राइस कितना? 30. अब क्या किया भाई, राइट वाले को 25 में बेचा और लेफ्ट वाले को 40 में बेचा. अब क्या किया भाई, ये राइट वाले थे, उन्होंने 25 में खरीदा और इधर ले जाके 28 रुपए में, 30 रुपए में बेचने लगे. तो मार्केट में एक सेलर या एक से ज्यादा सेलर, मेरा मोनोपोली पावर डिफीट हो गया. तो इफेक्टिव सेपरेशन होना चाहिए. मतलब it must not be possible on the part of buyers of low price market to resell the product into high price market. ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए. तो क्या कहेंगे, there must be effective separation of the market. That is, it must not be possible on the part of buyers of low price market to resell the product into high price market. And last condition है, elasticity of demand must be different in different sub market. दोनों मार्केट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग होना चाहिए. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मस्ट बी डिफरेंट इन डिफरेंट सब मार्केट. इट शुड बी रिलेटिवली इनएलास्टिक, less than 1, elasticity less than 1 where monopolist wants to charge higher price. अब आपको शायद टोटल आउटले मेथड इलास्टिसिटी का याद होगा. डिमांड इनएलास्टिक है, प्राइस बढ़ाएंगे तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा. सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो इनएलास्टिक. डिमांड इनएलास्टिक है, प्राइस बढ़ाया तो टोटल रेवेन्यू भी क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है. तो जिस मार्केट में डिमांड इनएलास्टिक है वहां प्राइस बढ़ाएंगे. प्राइस बढ़ाएंगे तो सेल क्या होगा, घटेगा. लेकिन सेल के घटने का रेट कम होगा क्योंकि डिमांड इनएलास्टिक है, तो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा. और जिस मार्केट में डिमांड इलास्टिक है वहां प्राइस घटाएंगे. डिमांड इलास्टिक है, प्राइस घटाया, तो जिस रेट से प्राइस घटाया उससे ज्यादा रेट से सेल बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा. तो दोनों मार्केट से मोनोपोलिस्ट को रेवेन्यू क्या मिलेगा, ज्यादा. जहां प्राइस घटाया वहां भी रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा और जहां प्राइस बढ़ाया वहां भी रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा. And it should be relatively elastic where monopolist wants to charge lower price. By this way, he will get more revenue from both the sub market. एक एग्जाम्पल देखते हैं.
सिंगल मोनोपोली प्राइस 30 रुपया पर यूनिट है। सिंगल मोनोपोली प्राइस 30 रुपया पर यूनिट है। हमने मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सब मार्केट ए और सब मार्केट बी। सिंगल मोनोपोली प्राइस कितना है? 30 रुपए। हमने मार्केट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब मार्केट ए, सब मार्केट बी। मान लीजिए यहां पे इलास्टिसिटी है 2 और यहां पे इलास्टिसिटी है 5। अब आप क्या बोलोगे भाई, दोनों ही मार्केट में इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, इलास्टिक है दोनों। दोनों मार्केट क्या है? इलास्टिक है, क्योंकि दोनों में इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। देखिए पीछे से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं आपको रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, इसी दिन के लिए। सब मार्केट ए के कंपैरिजन में सब मार्केट बी रिलेटिवली इलास्टिक। एक चीज और बताइए, हमने आपको पढ़ाया था पीछे कि एक मोनोपोलिस्ट को अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए कब? जब उसके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी 1 या ग्रेटर देन 1 है। याद करो, बताया था, क्योंकि इलास्टिसिटी यदि लेस देन 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? इलास्टिसिटी यदि लेस देन 1 होगा तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 0, नेगेटिव। और मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव होने का मतलब टोटल रेवेन्यू क्या होगा? फॉलिंग। याद करो, यहां पे टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम था और उसके बाद टोटल रेवेन्यू क्या था? फॉलिंग। याद है भाई? तो इलास्टिसिटी हमने कहा 2 और इलास्टिसिटी हमने कहा 5, तो इसकी ज्यादा है, मतलब ये रिलेटिवली इलास्टिक है, ये रिलेटिवली इनइलास्टिक है इसके कंपैरिजन में। मान लो 1 के बेस पे ही लाना है तो डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये क्या हो जाएगा? 0.5 और ये क्या हो जाएगा? 1.25। खुश हो जाइए। तो भाई मान लो ये सिचुएशन है। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। यहां भी देखिए, एम आर इज इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस 1 अपॉन ई। सही है? अब मान लो यहां के अनुसार चलें तो 30 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2, और यहां क्या हो जाएगा? 30 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5। यहां हमारा क्या हुआ? ₹15। और यहां हमारा कितना हो गया? ₹24। मतलब सिंपल है भाई, एक एक्स्ट्रा यूनिट यहां बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 15 रुपए। और एक एक्स्ट्रा यूनिट यहां बेच रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 24 रुपए। आप सेलर और प्रॉफिट के लिए काम करते हो, क्या करोगे? यहां बेचोगे कि यहां बेचोगे? आप प्रेफर करोगे सब मार्केट बी में बेचना, क्योंकि सब मार्केट ए में बेचेंगे तो क्या होगा? 15 रुपए आएगा। सब मार्केट बी में बेचेंगे तो कितना आएगा? 24 रुपए आएगा। तो आप यहां क्या करोगे? सप्लाई घटाओगे, और यहां क्या करोगे? सप्लाई बढ़ाओगे। मान लो यहां हमने नहीं बेचा, लॉस ऑफ रेवेन्यू 15, उसी यूनिट को ले जाके यहां बेच दिया, गेन ऑफ रेवेन्यू 24,
तो अल्टीमेटली हमें 9 रुपए का फायदा हुआ ना। भाई यहां नहीं बेचा तो क्या नहीं आया, 15 रुपए नहीं आया। उसी को ले जाके वहां बेच दिया तो क्या मिल गया, 24 रुपए। तो नहीं आया 15, आया 24। तो अल्टीमेटली कितने का फायदा हो गया, 9 रुपए का। अब सप्लाई घटाएंगे तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस क्या होगा, घटेगा। ये प्रोसेस चलेगा कब तक, जब तक कि दोनों मार्केट से बराबर मार्जिनल रेवेन्यू ना मिले। अब ऐसा करके मान लो यहां हमने प्राइस बढ़ा के कर दिया ₹40 पर यूनिट। प्राइस बढ़ा के कितना कर दिया, ₹40 पर यूनिट। और यहां प्राइस घटा के कितना कर दिया, ₹25 पर यूनिट। जिस मार्केट में डिमांड रिलेटिवली इनएलास्टिक था वहां प्राइस बढ़ाया, और जिस मार्केट में डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक था वहां प्राइस घटाया। अब देखो मोनोपोलिस्ट कितना तेज है, कितना चालू है। जहां प्राइस बढ़ाया है उतना वहां कितना बढ़ाया, 30 से 40, 10 रुपए बढ़ा दिया। और जहां घटाया वहां कितना, 30 से 25, 5 रुपए घटाया। अब देखो तो एमआर क्या होगा, 40 into 2 minus 1/2, ₹20। यहां पे एमआर कितना होगा, 25 into 5 minus 1/5, ₹20। अब इधर उधर करने का कोई फायदा नहीं है। इस मार्केट में बेचो या उस मार्केट में बेचो, मार्जिनल रेवेन्यू दोनों जगह से क्या है, सेम। डिस्क्रिमिनेशन हो गया। देखिए तो सिंगल मोनोपोली प्राइस कितना था, 30, अब क्या है, 40 और 25। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, concept of price discrimination can be shown by a diagram also. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम से भी हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे डायग्राम से, देखिए कैसे दिखाएंगे डायग्राम से। यहां प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, प्राइस कॉस्ट रेवेन्यू, और यहां लिखा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कारण है इसके पीछे, यह हमारा सब मार्केट ए, यह हमारा सब मार्केट बी, और ये हमारा टोटल मार्केट। प्रोडक्ट या तो सब मार्केट ए में बिकेगा या सब मार्केट बी में, टोटल मार्केट में तो बिकना नहीं है, तो टोटल मार्केट में प्राइस नहीं होगा। टोटल मार्केट क्या है, सब मार्केट ए और सब मार्केट बी का लैटरल हॉरिजॉन्टल समेशन। सब मार्केट ए और सब मार्केट बी का लैटरल हॉरिजॉन्टल समेशन है, सेम लेवल पे जोड़ा है। यहां डिमांड रिलेटिवली इनएलास्टिक है, स्टीपर होगा। यहां डिमांड रिलेटिवली फ्लैटर है, इलास्टिक होगा।
एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू है ये, एएमआर, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। एएमआर क्या है? एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू। और ये क्या है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। अब आप बताओ, लैटरल समेशन करने का मतलब क्या है? सेम लेवल पे जोड़ दिया है। सेम लेवल पे जोड़ दिया है। प्रोडक्ट बनेगा कहां भाई? एक जगह, वही दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो कॉस्ट दोनों के लिए क्या होगा? सेम। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? एमसी इज इक्वल्स टू एएमआर एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग। यही कॉस्ट सब मार्केट ए का भी होगा, यही कॉस्ट सब मार्केट बी का भी होगा। प्रोडक्ट तो बन रहा है एक जगह, बिक रहा है दो मार्केट में, कॉस्ट दोनों मार्केट के लिए क्या हो गया? सेम होगा। यहां एक्सटेंड करेंगे, इस मार्केट में ये प्राइस है और ये एक्सटेंड किया इस मार्केट का प्राइस। दोनों मार्केट में प्राइस क्या हो गया भाई? अलग अलग। सही है। तो देखिए डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सब मार्केट ए में प्राइस ज्यादा चार्ज हो रहा है, सब मार्केट बी में कम प्राइस चार्ज हो रहा है, और ये दोनों मिलाकर के इस मार्केट टोटल सेल है। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा? एमसी इज इक्वल्स टू एएमआर एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग। एमसी इज इक्वल्स टू एएमआर एंड एमसी मस्ट बी राइजिंग। सही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। देखिए तो मोनोपोलिस्ट क्या किया था? दोनों मार्केट में अपने रेवेन्यू को बढ़ाया था, डिस्क्रिमिनेशन करके उसका दोनों मार्केट में रेवेन्यू क्या हो गया था? बढ़ गया था। टू क्लियर सरप्लस स्टॉक। कैसे सरप्लस स्टॉक क्लियर होगा? देखो, जिस मार्केट में डिमांड इनएलास्टिक है, जिस मार्केट में डिमांड इनएलास्टिक है वहां प्राइस बढ़ाया, सेल घटा लेकिन कम। जिस मार्केट में डिमांड इलास्टिक है वहां प्राइस घटाया, सेल बढ़ा ज्यादा। तो सेल घटा है कम, बढ़ा है ज्यादा, अल्टीमेटली क्या हो गया? टोटल सेल ज्यादा होगा। टू क्लियर सरप्लस स्टॉक। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ज्यादा बेचने के लिए ज्यादा बनाना भी पड़ेगा और लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा उठा सकते हैं। टू एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। टू ऑब्टेन इक्विटी थ्रू प्राइसिंग। नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसा करती है, समाज में जो अमीर हैं उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज किया, जो गरीब है उससे कम प्राइस चार्ज किया। ऐसा करके समाज में समानता लाने की कोशिश होती है। टू कैप्चर फॉरेन मार्केट थ्रू डंपिंग। इसके लिए भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, चाइना खूब करता भाई। डंपिंग में क्या होता है? एक कंट्री चाइना, इसका डोमेस्टिक मार्केट हो गया, चाइना से इंडिया आया, चाइना के लिए क्या हो गया? फॉरेन मार्केट। ठीक है। पाकिस्तान चाइना के लिए फॉरेन मार्केट, नेपाल चाइना के लिए फॉरेन मार्केट। ठीक है। अब क्या है भाई, डंपिंग में कंट्री क्या करती है? डोमेस्टिक मार्केट में महंगा बेचती है,
डोमेस्टिक मार्केट में ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है, हाई प्राइस, और फॉरेन मार्केट में कम प्राइस चार्ज करती है। द ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। लोग क्या सोचते हैं भाई, पाकिस्तान सोचता है, नेपाल नहीं सोचता है। ओली जी के बारे में नहीं कह सकते, जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है। प्रचंड, पुष्प कमल दहाल, ये तो नहीं सोचते थे। भट्टाराई ये नहीं सोचते थे। लेकिन यहां पे क्या है भाई, पाकिस्तान खूब सोचता है, देखो कितना बड़ा दिल वाला है, अपने लोगों से महंगा प्राइस चार्ज कर रहा है और हमारे यहां सस्ता बेच रहा है। चाइना को समझ नहीं पाया। एक तो चाइनीज प्रोडक्ट कॉस्ट पहले ही कम होता है, और उसके बाद मान लीजिए उसका कॉस्ट है 10 रुपए, तो अपने यहां बेच रहा है 15 रुपए में, और पाकिस्तान में बेचा 10 रुपए में। दोनों मिला के कितना आ गया भाई, यहां 15 रुपया, यहां 10 रुपये, 25 रुपए बेच के आया, दो प्रोडक्ट बेच के, और दो प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना हुआ, 20। तो फायदा ही है चाइना को। अब एक तो लो कॉस्ट है और लो प्राइस चार्ज हो रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री चाइनीज इंडस्ट्री से कंपीट नहीं कर पाएगी, लॉन्ग रन में बंद हो जाएंगी। और जब लॉन्ग रन में पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो चाइना जैसा चाहेगा वैसा करेगा, आर्थिक गुलाम। तो डंपिंग में क्या होता है, डंपिंग इज अ सिचुएशन वेयर ए कंट्री चार्जेज लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट and relatively higher price in domestic market. The objective is to capture foreign market. तो इससे बचने के लिए ये कंट्री क्या करती है, फॉरेन कंट्री एंटी डंपिंग टैक्स लगा देती है कि भाई आप डंप कर रहे हो अपना प्रोडक्ट हमारे यहां, हमारी लोकल इंडस्ट्री को बर्बाद करना चाह रहे हो, हम आपके ऊपर 10 रुपए टैक्स लगा रहे हैं। अब चाइनीज प्रोडक्ट हमारे यहां कितने का हो गया, 20 रुपए का। अब फिर हमारी लोकल इंडस्ट्री कंपीट कर पाएगी। तो डंपिंग क्या भाई, dumping in economics refers to the situation when a country charges relatively higher price in domestic market and a relatively lower price in foreign market. The objective is to capture foreign market. आज इतने ही रखते हैं, रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कल नहीं होगी, परसों होगी। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ऐसे ही मैं इकोनॉमिक्स के बाद बीसी के भी कराऊंगा, ठीक है। फिर तो आपका सारा सिलेबस, सब कुछ छोटा बड़ा सबका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा हमने स्कीम तो आप लोगों के लिए दे ही दी है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जिनको पूरी गूगल ड्राइव क्लास चाहिए, ठीक है, पूरी की पूरी क्लास चाहिए 100%, तो उन्हें हम अवेलेबल करवाएंगे। कैसे अवेलेबल करवाएंगे, कैसे अवेलेबल करवाएंगे, जिन बच्चों की भी फुल पेमेंट आ गई है उनको 500 रुपये जमा करना है। उनको यहाँ से हम क्लास भेजेंगे, क्लास का लिंक भेजेंगे, वो क्लास अपने यहाँ ऑफलाइन देख सकते हैं। मतलब क्लास देखने के लिए आपको नेट की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार क्लास डाउनलोड करते समय नेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार जब क्लास डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेस्ड क्लास जाएगा, इनक्रिप्टेड, ठीक है, और अच्छा वाला वीडियो जाएगा। ये थोड़ा सा अभी इस पे काम चल रहा है, इसको ठीक कर रहे हैं। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट वो क्लास ले सकते हैं, लेकिन ये स्कीम ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है, जब जागो तभी सवेरा नहीं है। मैक्सिमम हम उस सिस्टम में 17 तारीख तक क्लास आपको देंगे। एक बात, अभी जो नॉर्मल IRS की पेमेंट है, जो आउटसाइड स्टूडेंट है, आपके जानने पहचानने वाले कोई होंगे, तो इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लासेस में 50% का डिस्काउंट है। गूगल ड्राइव क्लास का रेट हमारा 15,000 का है, पेन ड्राइव क्लास का रेट 17,000 का है, 50% डिस्काउंट है। ये स्कीम 20 अगस्त तक वैलिड है। 500 वाला स्कीम 17 अगस्त और वो स्कीम 20 अगस्त तक, ठीक है। और कुछ जानना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप बात कर सकते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए जिन बच्चों ने मई में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करा था, सबको नवंबर में एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट वही बोलूँ जो है
25 तारीख है, ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की डेट। ऐसे तो डेट एक्सटेंड हुआ है, आप आईसीआई के वेबसाइट पे देख लीजिएगा, शायद 4 सितंबर फॉर्म फिलअप करने का डेट कर दिया गया है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको अपना डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए हमने एक सुविधा दी थी, बच्चे इतने ना समझ हैं और कुछ गधे भी हैं। अनुज सर का नंबर दिया हुआ था, उस पर आपको अपना डिटेल भेजना था। डिटेल बोले तो डिक्लेरेशन फॉर्म में जो डिटेल लगता है, हमें नहीं पता क्या लगता है, आप निकाल के देखो डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या लगता है, वो डिटेल इंफॉर्मेशन उस नंबर पे भेजो। हम आपका वो डिटेल इंफॉर्मेशन फॉर्म में फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम आपको वेरीफाई करेंगे कि हाँ आप वही हैं। फिर वो डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद हम सिग्नेचर करके आपको उसकी कॉपी भेज देंगे, जिसका आप प्रिंट आउट निकालोगे, अपना सिग्नेचर करोगे, ठीक है, और फिर उसको अपलोड करोगे। तो ये लॉकडाउन में फैसिलिटी दी गई है। अपलोड करने के बाद पेमेंट तो करना नहीं है, आपने एग्जाम फॉर्म पहले फिलअप किया हुआ था, जो पहली बार फिलअप कर रहे हैं उनको करना है। अपलोड करने के बाद यदि जो आपका प्रिंट आउट निकल रहा है उस पर फोटो सिग्नेचर है, कोई बात नहीं है। फोटो सिग्नेचर नहीं है तो फोटो सिग्नेचर करके, फोटो लगा के सिग्नेचर करके सीए से अटेस्ट करवा के अपने रीजनल ऑफिस में भेजना है। रीजनल ऑफिस में भेजना है, ठीक है, क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जारी है, और हेल्पलाइन नंबर वही है जो पहले था। कौन सा नंबर? 9899757670। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।